लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर कुछ नया पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है और इसको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बांटा गया है। हम कार्यपालिका भी पढ़ चुके हैं और विधायिका में यदि हम बात करते हैं तो इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब यदि मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि ऐसा कौन सा सदन है जिसे आप स्थायी सदन कहेंगे, तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि वह राज्यसभा है। बिल्कुल सही। आज हम इसके बारे में ही कुछ विशेष जानकारी लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोकसभा है वह लोकसभा संसद में, ऐसा कहा जाता है कि संसद राज्य का सर्वोच्च अंग है और लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग है। और लोकसभा किसी देश का दर्पण भी होती है। जैसी लोकसभा होगी वैसा ही देश होगा। तो इस प्रकार ये लोकसभा की महत्ता हुई। परंतु चूंकि हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की, तो आज हम बात करेंगे कि लोकसभा अत्यंत महत्वपूर्ण तो है ही, पर राज्यसभा कैसी है, उसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो राज्यसभा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भारत की जो राज्यसभा है वह ब्रिटेन की लॉर्ड सभा के समान न ही कमज़ोर है और न ही अमेरिका के सीनेट के समान बहुत अधिक शक्तिशाली, अर्थात ये बीच की स्थिति में है। तो हम देखते हैं वो कैसी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राज्यसभा को अन्य कितने नामों से पुकारा जा सकता है। तो जाहिर है कि राज्यसभा का पहला नाम हो गया स्थायी सदन। क्यों कहेंगे स्थायी सदन? क्योंकि जो लोकसभा होती है वह हर 5 वर्ष में, अधिकांशतया हर 5 वर्ष में भंग हो जाती है। परंतु जो राज्यसभा है वह ऐसी है कि इसे राष्ट्रपति भी भंग नहीं कर सकते और इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर दूसरे वर्ष 1/3 जो सदस्य हैं वह अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्थायी सदन हो गया। अब दूसरा बात, इसे द्वितीय सदन कहा गया, यानी प्रथम सदन लोकसभा है तो द्वितीय सदन ये हो गया। तीसरा, इसे विद्वानों का सदन भी कहते हैं। इसे विद्वानों का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब संविधान का निर्माण हुआ था तब राज्यसभा का उद्देश्य, बनाने का उद्देश्य यह था कि इसमें राज्य के विद्वान लोग इसमें जाएंगे और विद्वतापूर्ण वाद विवाद करेंगे ताकि देश की, उनका जो विषय रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा कि देश की अधिकतम मतलब समृद्धि हो, वह विकास को प्राप्त हो। तो इस प्रकार के ये लोग वाद विवाद करेंगे, इसलिए राज्यसभा का निर्माण किया गया था। तो इसी कारण इसे विद्वानों की सभा भी कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार इसे विशेषज्ञ सदन, वह भी एक और नाम इसका विशेषज्ञ सदन भी कहते हैं। तो यह कुछ अन्य विषयों से रिलेटेड विशेषज्ञ भी इसमें होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो इसके मेंबर्स में 12 जो मेंबर्स होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कि समाज में अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान और इसके समाज सेवा, कृषि, खेल आदि क्षेत्र से। तो इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं और इनको यहाँ मनोनीत किया जाता है। यही कारण है कि इस सदन का नाम विशेषज्ञ सदन भी है। अब आगे बात करते हैं हम कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो सदस्य होते हैं वह अधिकतम संख्या इनकी 250 होती है, पर वर्तमान में हमारे देश में 245 मेंबर्स हैं। और ये जो 245 मेंबर्स हैं इनमें 12 सदस्य जो हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं और बाकी बचते हैं जो 233। तो ये जो 233 है यह अलग अलग राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश सभी केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं, वे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा है? तो वो है दिल्ली और पुडुचेरी। तो इतने क्षेत्रों से जो विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनके विधानसभाओं से मतलब अलग अलग राज्य के हो गए ये और केंद्र शासित प्रदेशों के हो गए और इनको पहुंचाया जाता है राज्यसभा। अब देखते हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है।
तो 12 सदस्य तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हो गए। अब बचते हैं जो 233 सदस्य, तो वो 233 जो सदस्य होते हैं वे किस आधार पर पहुंचते हैं, इसका भी एक आधार होता है। अगर हम आधारों की बात करें तो 3 आधार ले सकते हैं, यानी राज्यों की हम जनसंख्या ले सकते हैं, हम राज्यों का क्षेत्रफल ले सकते हैं और शिक्षा का क्षेत्र भी ले सकते हैं कि कौन सा राज्य शिक्षित है ना। तो अब यदि हम शिक्षा का क्षेत्र लेते हैं कि शिक्षा के आधार पर सदस्यों का यदि चुनाव हो, तो निश्चित रूप से सबसे अधिक मेंबर्स फिर केरल के जाएंगे, क्योंकि केरल हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ सर्वाधिक शिक्षा है। तो इस प्रकार ये हो गया। क्षेत्रफल का यदि हम आधार मानते हैं तो ऐसे स्थिति में राजस्थान से अधिकांश मेंबर्स जाएंगे, परंतु राज्यसभा में जो मेंबर्स जाते हैं वो इन दोनों के आधार पर नहीं जाते, वो जाते हैं जनसंख्या के आधार पर। तो आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, अतः यहाँ से 31 मेंबर्स जाते हैं। और सिक्किम छोटा राज्य है तो यहाँ से एकमात्र जो सदस्य है वह जाते हैं, एकमात्र। तो इस प्रकार जनसंख्या के आधार पर यूपी के 31 और सिक्किम के 1 ये जाते हैं। अब हम बात करते हैं योग्यता की कि किस आधार पर इनका चयन होता है। तो आप लोगों ने जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति अगर बनना है तो आयु कितनी होनी चाहिए, 35, और लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा का मेंबर यदि बनना है तो 30 वर्ष आयु होना चाहिए। तो पहली बात तो हो गई क्या कि आयु की, यानी राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है मुख्य, कि वह भारत का नागरिक हो, यह तो ठीक है, परंतु दूसरी बात और यह भी है कि वह जिस राज्य से प्रतिनिधि के रूप में भेजा जा रहा है तो उसको उस राज्य का नागरिक भी होना चाहिए। अगला जो कि अन्य सारे जगहों पर हमने देखा है कि वो पागल या दिवालिया ना हो, वह भारत का नागरिक हो और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद इसे कैसा माना गया है कि वह किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। यदि अब जैसे यह सांसद या विधायक है ये, तो इसको लाभ का पद नहीं माना गया है। यानी यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में, जैसे कॉलेज में प्रोफेसर है और राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं चुनाव के रूप में, तो ऐसा नहीं है। तीसरी बात क्या है कि इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब जैसे लोकसभा के जो संसद यानी जो सांसद चुने जाते हैं वो हम लोगों यानी जनता के द्वारा वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं, इसे हम प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। परंतु इनका क्या है कि ये विधानसभा में विधानसभा के प्रतिनिधि जिनको हमने भेजा है यानी हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा इन प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, इसलिए इनका अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। अब इसमें किस आधार पर होता है कि विधानसभा में एक रूलिंग पार्टी होती होगी और एक विपक्ष होता होगा और तीसरे अन्य पार्टी होंगी, तो उनका जो कोटा है उनके आधार पर इनमें से चयन किया जाता है और फिर इनको राज्यसभा में भेजा जाता है। अब हम देखते हैं इनका कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल जैसे आप जानते हैं राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष है, या स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जाता, पर इसे हर 2 वर्ष में इनका 1/3 सदस्य निकल जाते हैं। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, देखें जैसे 2010 99 सदस्य हैं मान लो, तो 33 2010 फिर 2012 2014 2016 और 2018 ऐसी बात करते हैं हम। तो अब मान लीजिए ये 33 सदस्य 2010 में आए राज्यसभा में, 2012 में फिर 33 नए सदस्य आ गए और 2014 में पुनः 33 नए सदस्य आ गए। पर जब हम बात करते हैं 2016 की,
तो ये जो 2010 में सदस्य आए थे, ये अब क्या हो गए, यहाँ रिटायर्ड हो गए। तो अब यहाँ 33 नए सदस्य आएंगे और ये यहाँ जाकर यानी ये रिटायर्ड हो जाएंगे। इस प्रकार अगले इसमें क्या होगा, 2012 के जो सदस्य वो रिटायर हो जाएंगे और नए 33 दूसरे जुड़ जाएंगे। इस प्रकार हर 2 वर्ष में 33 मतलब मेंबर यानी 1/3 मेंबर्स हट जाते हैं और उनका स्थान कोई नए लोग ले लेते हैं। ये इस प्रकार की प्रोसेस हुई। ये हो गया, आपको आया होगा समझ में। अब हम बात करते हैं राज्यसभा अध्यक्ष की। तो आप जानते हैं राज्यसभा अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा अध्यक्ष यानी हमारे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं, अभी वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको जो वेतन होता है वो राज्यसभा के सभापति होने का मिलता है, उपराष्ट्रपति पद का नहीं मिलता। ये पदेन सभापति होते हैं, अर्थात ये बाहर से मतलब कहाँ जाते हैं, राज्यसभा में, ये बाहरी व्यक्ति रहते हैं। अब इसके बाद एक और होते हैं, वो उपसभापति होते हैं। और उपसभापति का चयन कैसे होता है? तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा इनका चयन होता है। वर्तमान में जो हरिवंश नारायण सिंह वह उपसभापति हैं। अब इन दोनों का काम क्या होता है? तो ये जो दोनों हैं, तो पहली बात अपन जैसे सभापति उपस्थित हैं तो उपसभापति का फिलहाल कोई कार्य नहीं होगा। तो जो सभापति हैं जैसे बैठक का आयोजन करना, फिर आयोजन होता है तो उसमें जो अलग अलग सांसद होते हैं उनको भाषण देना है, तो उनका न केवल भाषण देने का क्रम निर्धारित करना बल्कि कितने समय तक देना है वह भी यही निर्धारित करते हैं। उसमें बैठक में शांति की स्थापना करना, अगर कोई अनर्गल बात कर रहा है तो इसके लिए उन्हें गलत मतलब ठहराना, ये सारी बातें किसके अंदर रहती है? उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति के। अब यदि किसी कारणवश सभापति नहीं रहते यानी वहाँ उपस्थित नहीं रहते, जैसे मान लीजिए उपराष्ट्रपति को अचानक किसी कारणवश जैसे राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने, कार्यकाल पूरे होने या उन पर महाभियोग लगा दिया गया, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया गया तो सभापति का पद खाली हो जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर उपसभापति को वो पूरा समय वहाँ पर उनका कार्यकाल को हस्तांतरित कर दिया जाता है और फिर उनको वो अपने कार्य को निभाना पड़ता है। ये हो गया। अब इसके बाद आके हम बात करते हैं राज्यसभा की शक्तियों की। तो राज्यसभा की शक्तियों के अंतर्गत हम बात करते हैं विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का अर्थ क्या हुआ? विधेयक पारित करने से संबंधित। तो इसमें हम पहली बात करते हैं धन विधेयक की। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो धन विधेयक होता है वह कभी राज्यसभा में पारित नहीं होता, वह लोकसभा में पारित होता है। पर जब लोकसभा में धन विधेयक पारित हो जाता है तो वह राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा उसको 14 दिनों तक अपने पास रखती है और कोई निर्णय देना पड़ता है। यदि मान लीजिए राज्यसभा ने 14 दिनों तक भी कोई निर्णय नहीं दिया तो ऐसी स्थिति में वह स्वतः पारित हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, सामान्य विधेयक। यदि कोई सामान्य विधेयक लोकसभा में पारित होता है और फिर राज्यसभा में आता है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा इसे कम से कम 6 महीने तक लंबित यानी पेंडिंग रख सकती है। तो ये इसकी हो गई विधायी शक्तियाँ। अब आती है कार्यपालिका शक्तियाँ। तो कार्यपालिका शक्ति में क्या होगा कि वैसे तो आप लोग सब जानते ही हैं कि लोकसभा के मेंबर्स अधिक होते हैं, लोकसभा लोकप्रिय सदन है, तो राज्यसभा सेकेंडरी होता है, उसकी शक्तियाँ उसकी अपेक्षा कम होती है क्योंकि लोकसभा पर पूर्णतया नियंत्रण भी नहीं रख सकते, बहुत सारी बातें होती है। पर फिर भी राज्यसभा को कुछ कार्यपालिका अधिकार है, कुछ शक्तियाँ हैं, जैसे राज्यसभा प्रश्न पूछकर, लोकसभा से रिलेटेड प्रश्न पूछकर स्थगन प्रस्ताव के द्वारा नियंत्रण कर सकता है, जबकि लोकसभा मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी जरूर होती है, पर फिर भी राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह प्रश्न पूछ सकते हैं और स्थगन प्रस्ताव के द्वारा सरकार पर नियंत्रण रख सकते हैं। अब इसके बाद इनकी कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं। विशिष्ट शक्ति का अर्थ क्या होगा कि वे शक्तियां जो राज्यसभा के पास हैं, हो सकता है लोकसभा के पास नहीं हो, यानी लोकसभा के पास नहीं है। तो उसमें पहला है कि जो लोकसभा विघटन की स्थिति में राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक है। लोकसभा का यदि विघटन होता है तो राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक है। और दूसरा, लोकसभा भंग होने पर
राज्यसभा ही राष्ट्रपति के जो आपातकालीन अधिकार है उन पर नियंत्रण रख सकती है। और तीसरा, उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव भी राज्यसभा में पहले आता है। इसके अलावा दो मुख्य बातें आप अवश्य याद रखें। एक है अनुच्छेद 249 के तहत कि कोई राज्य सूची का जो विषय है, राज्यसभा को लगता है कि यह राष्ट्रीय स्तर का महत्व का है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची के विषय को केंद्र सूची में डालने के लिए यानी लोकसभा को वो अधिकार आदेश दे सकती है कि इस राज्य सूची के विषय को आप केंद्र सूची में कन्वर्ट कर लें। और दूसरा है अनुच्छेद 312 के तहत कि कोई मतलब नई अखिल भारतीय सेवा ये घोषित कर सकते हैं। अभी आप जैसे जानते हो कि कौन कौन सी है, IAS, IPS और IFS। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तो अगर ये चाहे कि कोई ऐसी है जिसे हम अखिल भारतीय स्तर का घोषित करें तो ये अधिकार राज्यसभा को है अनुच्छेद 312 के तहत। अब ऐसे कुछ अधिकार है जो दोनों को है, बहुत आसान है ये। देखें, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन करना, यदि आपातकाल लगता है तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, ये दोनों को इनके अधिकार हैं। कोई संविधान में संशोधन करना है, दोनों को अधिकार है। राष्ट्रपति का निर्वाचन करना, राष्ट्रपति में महाभियोग लगाना, और SC मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज का निर्वाचन करना, उस पर महाभियोग लगाना, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना, ये सारे अधिकार दोनों को है। इसके अलावा राष्ट्रपति के संकटकालीन घोषणा का अधिकार दोनों को है, और 1 माह से अधिक यदि आपातकाल की घोषणा करना है तो भी दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। अब ये इतनी सारी बातें देखी तो इसमें राज्यसभा के कुछ दोष भी देखे जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सब लोग कहते हैं कि ये वीक होता है और निर्बल है, मतलब तो इसका एक कारण तो ये हो गया कि लोकसभा के मेंबर्स अधिक हैं, राज्यसभा के कम हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई विधेयक पारित करना है, दोनों की अगर संयुक्त अधिवेशन होता है तो जाहिर है कि लोकसभा के मेंबर्स की संख्या अधिक होने पर जीत उन्हीं की होगी। ये तो ठीक है। इसके अलावा भी कुछ दोष हैं, और वो कौन कौन से दोष हैं? जैसा कि पहला अगर हम देखें कि वर्तमान में यहाँ अभिजात्य वर्ग है, जैसे सेलिब्रिटी कहा जाता है, उनकी संख्या बढ़ रही है। और दूसरा जो राष्ट्रपति का मनोनयन है उसे अलोकतांत्रिक कहा गया है। तो इससे अलोकतांत्रिक कहा गया है कि कैसे, उदाहरण के लिए यदि अपन बात करते हैं तो जो 12 जो सदस्य हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। अलग अलग क्षेत्र, जैसे खेल का उदाहरण ले लिया, बॉलीवुड का उदाहरण ले लिया, कला साहित्य का उदाहरण ले लिया, कृषि, समाज सेवा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको इस प्रकार की राजनीति में रुचि है। इनको अगर हमने मेंबर बना दिया तो वो जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं कि ये जाकर उस फील्ड में बहुत अधिक काम करेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये करें। कई मेंबर्स तो ऐसे होते हैं राज्यसभा में कि वो मेंबर बन जाते हैं और 6 वर्ष तक कभी भी राज्यसभा में दिखाई नहीं देते और उनका कार्यकाल ही समाप्त हो जाता है। परंतु जैसे अभी कृषि खेल से लिया गया है, तो यदि ये खेल के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं तो इनका दायित्व है कि ये खेल को बहुत अधिक प्रचारित प्रसारित करें, हमारे देश का नाम खेलों में अधिक आगे आए। वर्तमान में हम ये देख भी रहे हैं कि चाहे वो ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, हमारा भारत बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के मेंबर्स यदि इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा यदि वह केवल मात्र सदस्य बनते हैं वेतन प्राप्त करके और 6 वर्ष के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं तो ये ठीक नहीं है, और यह फिर इनके दोष में गिना जाएगा। इसके अलावा चूंकि इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है तो इसमें क्या दोष है कि आजकल ऐसा माना जाता है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि राज्य विधानसभाओं के राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके अलावा एक और बात ऐसी कही जाती है कि वे प्रतिनिधि जो हारे हुए हैं वो पिछले दरवाजे से यहाँ प्रवेश पाते हैं। तो इस प्रकार इसका ये दोष माना गया है। लोकसभा पर इसका कमज़ोर नियंत्रण होता है। और अगला है, ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। ऐसा माना जाता है कि संविधान सभा के द्वारा जब राज्यसभा का निर्माण करने की बात आई थी तो उनका उद्देश्य यह था कि राज्यसभा, चूँकि अपन ने इनके नाम में पढ़ा है कि विद्वानों की सभा है ये,
है ना, विशेषज्ञों की सभा। तो ये ऐसे विशेषज्ञ जब जाएंगे तो विद्वतापूर्वक वाद विवाद करेंगे, उनका जो वाद विवाद होगा वो देश हित में होगा। तो ऐसा कई बार नहीं देखने को मिलता है, अर्थात ये उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस प्रकार ये इतने दोष होने के बाद भी यदि हम इसका महत्व देखें तो यह जो द्वितीय सदन है यह लोकसभा का प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि उसका सहयोगी है, क्योंकि इसने ऐसे कुछ कार्य किए हैं जो अच्छे हैं, जैसे कि 1961 में दहेज विरोधी विधेयक को इसने अस्वीकृत किया और बैंकिंग लोक सेवा आयोग को भी इन्होंने अस्वीकृत किया। इस प्रकार यदि ये दोनों सहयोग से कार्य करें तो निश्चित रूप से देश की उन्नति ऊंचाइयों को छू सकती है। तो इस प्रकार मैंने आपको राज्यसभा के बारे में बताया, तो उसके नाम, उसका कार्यकाल, उसकी शक्तियाँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। और एग्ज़ाम के लिए ये एक आवश्यक प्रश्न है जो निबंधात्मक रूप में आ सकता है, जिसको आप अवश्य तैयार करिए। आगे फिर हम कुछ पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।